आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियाज़ एजुकेशन अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो इंटरनेट टॉपिक चल रहा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगी कंप्लीट हो। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो एक और बना लेंगे हम लोग, और अच्छे से बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो एक बात मैं आप लोगों से ये कहूँगी सबसे पहले तो कि ये बुक किन लोगों के लिए ज़रूरी है, तो जो एमपीपीएससी यूनिट 9 प्रीलिम्स की 26 अप्रैल को होने वाली उनके लिए पूरे तरीके से है। इसके अलावा जो नेट हो रहा है, हमारा नेट जेआरएफ होता है, सेट होता है, एमपी सेट होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी पद निकले हैं उसके लिए, बाकी जितनी भी इंडिया में एग्जाम होती है, वनडे हो गई, जो भी एग्जाम जिसमें आईसीटी पूछा जाता है, और ये पार्टिकुलर टॉपिक जैसे इंटरनेट हम पढ़ रहे हैं, ये अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो ये बुक पूरी सारी जो एस्पेक्ट्स है इंटरनेट के जो चीजें हैं वो कवर अप करती है, तो आपको क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस पार्ट को। विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो एक विश्वसनीयता सेवा वह है जो डिलीवरी विफल होने पर उपयोगकर्ता को सूचित करती है, जबकि एक अविश्वसनीयता सेवा वह है जो डिलीवरी विफल होने पर उपयोगकर्ता को सूचित नहीं करती है। उदाहरण के लिए जैसे आईपी हो गया, एक विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मिलकर एक विश्वसनीयता सेवा प्रदान करते हैं, जबकि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और आईपी अविश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं। मतलब भैया, जिसमें आपका जो डाटा है वो पैकेट के थ्रू जाए, एक क्रम जिसमें आपने भेजा है उसमें अपने सामने वाले तक पहुंच जाए, वो होता है विश्वसनीय डाटा पहुंचा देना। तो जो है एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर वही होगा जो विश्वसनीयता का यूज करता हो। गोफर, यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजने, प्राप्त करने और उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। देखो गोफर क्या है, एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब आप कहीं दूर से अगर आपको कोई सा डॉक्यूमेंट खोजना है, ठीक है, उसको प्राप्त करना है, तो उसको प्रदर्शित करने में ये सक्षम बनाता है गोफर कि आप कहीं भी कोई से भी कंप्यूटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को खोज सकें और उसको प्राप्त कर सकें। होम पेज हम सभी जानते हैं, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो कि वेबसाइट ओपन करते वक्त सर्वप्रथम खुलता है, इस पर सूचना की हेडिंग लिखी होती है और उससे अन्य पेज हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े रहते हैं, होम पेज कहलाता है। नेटिजन ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट पर बहुत ही सक्रिय रहते हैं तथा अपने विचारों, जानकारी आदि को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं। नेटिकेट्स यह इंटरनेट पर एक सम्मानजनक और प्रभावी संवाद के लिए दिशा निर्देश का एक सेट है जो ऑनलाइन संचार में सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है। इसे इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मतलब एथिकल चीजें करना, मतलब जैसे अच्छे शब्दों का यूज करना, जो चीज आपको इंटरनेट पर करनी है, ठीक है। पोर्टल सबको पता है, ये एक वेब सर्वर को एक कंप्यूटर के साथ उल्लेखित करता है जो वेबसाइट के लिए वेब पेजों का कार्य करता है। ठीक है, चलो डोमेन नेम सिस्टम की बात कर लेते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को सर्वर द्वारा एक विशेष आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसे याद रखना एक कठिन कार्य होता है, तो कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले एड्रेस को ही पहचान सकता है। अतः इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। इस सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। देखो हुआ क्या है, आईपी एड्रेस ने एड्रेस तो दे दिया, लेकिन हर चीज का एक नाम होना जरूरी होता है ताकि हम उसको खोज पाए। इस प्रकार किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नेम का उसके संक्षिप्त आईपी पते में डीएनएस सर्वर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। डोमेन नेम, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, जैसे www.yahoo.com, जो वास्तव में उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। डोमेन नेम में किसी वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है, जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। नाम तथा एक्सटेंशन नाम को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। हम जो नाम है और जो एक्सटेंशन, जैसे .com हो गया, तो नाम हमारा याहू है लेकिन .com जो है एक्सटेंशन होता है। www प्रत्येक डोमेन नेम का अंग होता है। यदि इसे ब्राउजर पर टाइप ना भी किया जाता है तो वेब ब्राउजर इसे स्वयं जोड़ देता है। मतलब आपने गूगल जैसे सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपको गूगल सर्च कर सॉरी सॉरी यूट्यूब, मान लो यूट्यूब सर्च करना है आपको गूगल पे जाके, तो आप जैसे आपने यूट्यूब सर्च किया ना, तो अपने आप www डॉट जुड़ जाएगा कि आप वेब पेज पे सर्च कर रहे हो यूट्यूब को। डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। ये वाला चीज बहुत जरूरी है याद करना कि भैया डोमेन नेम में आखिरकार कितने जो है शब्द या अक्षर हो सकते हैं। जो संख्या या अक्षर दोनों हो सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम सेव होते हैं। मतलब हम जो डोमेन नेम सिस्टम है उसमें सारे डोमेन नेम सेव कर लेते हैं।
किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उससे संबंधित आईपी पते में द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो डीएनएस सर्वर का हम यूज करते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें डोमेन नेम प्रणाली कहा जाता है। डोमेन नेम की संरचना देख लेते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है, तो डोमेन नेम में अगर हम देखें तो इसके 3 भाग होते हैं। सब डोमेन, यह डोमेन नाम का पहला हिस्सा होता है www.www, जिसको हम सब डोमेन कहते हैं। सेकेंड लेमेन डोमेन या डोमेन नेम जिसको कहते हैं, ये डोमेन का मुख्य हिस्सा होता है जो आपकी वेबसाइट की पहचान बनाता है। जैसे example.com में एग्जाम्पल मुख्य डोमेन है। सफिक्स अथवा टॉप लेवल डोमेन की अगर हम बात करें तो यह डोमेन का अंतिम भाग होता है जो मुख्य डोमेन के बाद आता है। example.com में .com जो है तो टॉप लेवल डोमेन है। देखो, पहले आया था हमारा सब डोमेन, फिर आया डोमेन, और उसके बाद में टॉप लेवल डोमेन आता है। डोमेन नाम में सफिक्स का वह हिस्सा होता है जो डोमेन नाम के अंत में आता है। यह डोमेन के प्रकार या देश को दर्शाता है। इसे टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है। सफिक्स का महत्व देख लेते हैं। तो डोमेन की पहचान करना, डोमेन की विश्वसनीयता को बनाए रखना। ठीक है, किसी देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है तो यूएसए के नाम में जो सफिक्स है वो नहीं होता है। ठीक है, चलो। डोमेन के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो कुछ होते हैं जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, ये सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे .com, तो जो कमर्शियल वेबसाइट है उनके लिए यूज होता है। .organization, जैसे जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर लाभकारी संगठन है उनके लिए यूज होता है। नेट यानी नेटवर्क से संबंधित सुविधाओं के लिए। इंफॉर्मेशन सूचनाओं के लिए। बीज व्यवसायिक उपयोग यानी जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें उनके लिए। एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए यूज होने वाली ये चीजें हैं। वेबसाइट हिंदी me.com में टॉप लेवल डोमेन क्या है, तो .com है, ये तो हमको पता है। देश के टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, तो .in भारत के लिए, .us, तो USA नहीं होगा, US होगा ये। .uk, .jp जापान के लिए, CN चीन के लिए होता है। ईमेल एड्रेस मेन्यू @snl.net.us किस देश से संबंधित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन, कुछ स्पॉन्सर किए जाते हैं। ये डोमेन विशेष संगठनों या समुदाय द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं और एक विशेष उद्देश्य या उद्योग को दर्शाते हैं। जैसे एरो एविएशन उद्योग के लिए, म्यूजियम संग्रहालयों के लिए, .jobs नौकरी और रोजगार से संबंधित सेवाओं के लिए यूज किया जाता है। ट्रेवल यात्रा उद्योग के लिए यूज किया जाता है। न्यू जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं, हाल ही में कई नए जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन पेश किए गए हैं जो विशेष क्षेत्र को दर्शाते हैं। जैसे ऐप, तो एप्लीकेशन के लिए। ब्लॉग यानी ब्लॉगिंग के लिए। शॉप यानी खरीदारी और व्यवसाय के लिए। टेक यानी प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि अब बिल्कुल भी डरना नहीं है। अंदर से ना जो आपकी अंतरात्मा जो होती है ना, कभी कभी आपको डराने की कोशिश करती है, आपको ना चीजों से भटकाने की कोशिश करती है, जिसको मन बोलते हैं ना, तो ये भटकाने की कोशिश करता है, आपको नकारात्मक ऊर्जा देता है। पर आपको उन नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर जो शब्द चलते हैं ना, कभी कभी आपका माइंड उन चीजों को सही मान लेता है। मैनिफेस्टेशन हम जिसे बोल रहे हैं ना बार बार, वो तो वर्क कर रहा है, जैसे कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपका जो मन है ना वो बोलता है, उसको माइंड सही मान लेता है और उसको मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आपको वहां पर भी पॉजिटिविटी लाना है, वहां पर नेगेटिविटी वहां पर भी नहीं लाना है। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के टॉमलिंसन ने 1971 में किया। ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजी जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा का संक्षिप्त रूप है। सर्वप्रथम ईमेल सेवा www.hotmail.com ने शुरू की, जो भारत की पहली फ्री ईमेल सेवा थी। ठीक है, तो आविष्कार एल टॉमलिंसन ने 1971 में किया। पहली ईमेल सेवा जो है डब्ल्यू हॉटमेल थे। इसमें एक भारतीय सबीर भाटिया ने विकसित किया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में खरीद लिया था। हाल ही में वीडियो मेल का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत प्रेषक वीडियो क्लिप, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, वीडियो मैसेज, GIF जैसे चित्र संदेश इस इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। स्पैम को जंक ईमेल या अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल भी कहते हैं। ईमेल स्पैम जो होता है उनको जंक ईमेल या अनसोलिसिटेटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल एड्रेस की बात अगर हम करें तो प्रत्येक इंटरनेट साइट जो कि ईमेल सुविधा प्रदान करती है, प्रत्येक यूजर को एक एड्रेस देती है। जैसे यूजर का नाम अधिकतम 64 कैरेक्टर और साइट का नाम होता है। निर्माण IS 07@gmail.com, यह निर्माण IS 07 यूजर नेम और gmail.com साइट का नाम है। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए @ चिन्ह का हम यूज करते हैं। ईमेल मैसेज फॉर्मेट, फ्रॉम जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, टू जिसको भेजा जा रहा है, CC कार्बन कॉपी मतलब
जिस मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्ति को सूचनार्थ भेजना होता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी कॉलम में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो मुझे कोई सा संदेश भेजना हो, मुझे ठीक है कि सबको भले पता चल रहा है कि भैया मैं किसी को, जैसे मान लो मैं एक रीना नाम की लड़की हूँ, उसको मैसेज भेज रही हूँ कि भैया मेरे को कि तुम आज ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, मैंने उसको भेजा। तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, कोई दिक्कत नहीं है कि वो पढ़ रही है, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया। लेकिन अगर मेरे को उसको बाकी सबको नहीं बताना तो फिर मैं बीसीसी का है ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करती हूँ। कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर ईमेल पाने वाला ये जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। ये कार्बन कॉपी के समान ही है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यही अंतर है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को ये पता होता है कि ये संदेश अन्य किन किन लोगों को भेजा गया है। दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता है कि ये संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा जाता है। सब्जेक्ट कौन सा विषय पर आप भेज रहे हो। अटैच है फाइल, आप कुछ चीजों को अटैच भी कर सकते हो ईमेल के साथ। बॉडी यानी जो मूल संदेश होता है, संदेश का टेक्स्ट है उसके साथ लगे अटैचमेंट का आइकन। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल के में बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। मेल बॉक्स की अगर हम बात करें तो प्रत्येक साइट जो ईमेल एड्रेस देती है वह अपनी वेबसाइट में केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट का स्पेस यूजर के लिए रिजर्व करती है। इसे मेल बॉक्स कहते हैं। यह यहीं से किसी अन्य को अन्य को सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट निम्न होती है। तो हॉटमेल, याहू, रेडिफमेल, cp.com, www.gmail.com ये सब होते हैं। ईमेल के घटक की बात करें तो लेबल। ईमेल का प्रारंभ लेबल से होता है। जब कोई व्यक्ति अपने इनबॉक्स को स्कैन करता है तो ये सबसे पहले दिखाई देता है। यह ईमेल को आसानी से पढ़ने में मदद करता है। लेबल की बात कर रहे हैं हम, तो ईमेल का जो प्रारंभ है वो लेबल से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने इनबॉक्स को स्कैन करता है तो यह सबसे पहले दिखाई देता है। यह ईमेल को आसानी से पढ़ने में मदद करता है। तो ईमेल लिख लेना भाई। ईमेल आपको, मेरे को अभी भी समझ आ गया कि लेबल आपको समझ में नहीं आया होगा जैसे आपने ईमेल को स्टार्ट करा, ठीक है। तो लेबल से शुरू होता है। कोई व्यक्ति अपने इनबॉक्स को स्कैन करता है तो यह सबसे पहले दिखाई देता है। यह ईमेल को आसानी से पढ़ने में मदद करता है। सब्जेक्ट की बात करें तो इस लाइन में यह पता चलता है कि ईमेल किसके बारे में है। प्री हेडर, यह एक सब्जेक्ट लाइन की साइड किक की तरह होता है। यह ईमेल की पहली लाइन होती है। ईमेल बॉडी, यह ईमेल का मुख्य भाग होता है जो प्री हेडर के बाद आता है, ठीक है। एंड की बात करें, यह ईमेल का सबसे आखिरी भाग होता है। इसमें धन्यवाद, जल्दी आपसे बात करते हैं, बाद में मिलते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्री हेडर यानी जो एक सब्जेक्ट लाइन की साइड किक की तरह होता है। इस ईमेल की पहली लाइन होती है। यह ईमेल का मुख्य भाग ईमेल बॉडी कहलाता है, ठीक है। ईमेल के प्रकार, मार्केटिंग, वेलकम, स्पेशल, एडवर्टाइजिंग, ऑनबोर्डिंग। कौन कौन सी सुविधाएं जो है ईमेल प्रदान कर रहा है हमको, तो मेलिंग लिस्ट, यह ईमेल की एक विशेषता है जिसके द्वारा कोई संदेश लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेलिंग जो लिस्ट है में प्राप्तकर्ताओं का ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं। जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है। अटैचमेंट, किसी ईमेल के साथ टेक्स्ट, लेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो या वीडियो युक्त किसी फाइल को जोड़कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहा जाता है। ईमेल विंडो में पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है जिस पर क्लिक करने से अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। सिग्नेचर, ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना जोड़ी जा सकती है जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। ईमेल के सिग्नेचर आइकन में पेन का चित्र बना होता है। प्रायोरिटी, किसी ईमेल संदेश में प्राथमिकता तय किए जाने का विकल्प होता है। किसी ईमेल को 3 प्रायोरिटी, लो, नॉर्मल, हाई में किसी एक में रखा जा सकता है। उच्च प्राथमिकता वाले ईमेल संदेश के टेक्स्ट का रंग लाल होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी में हमारा ईमेल होता है। रिप्लाईज, अगर हम प्राप्त किए गई किसी ईमेल का जवाब भेजते हैं तो सब्जेक्ट बॉक्स में स्वतः जुड़ जाता है तो रिप्लाई को इंगित करता है। फॉरवर्ड, यदि प्राप्त किए गए ईमेल को किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर भेजते हैं तो उसे फॉरवर्ड कहा जाता है। ड्राफ्ट, यदि आप कोई ईमेल संदेश तैयार करते हैं परंतु उसे बाद में भेजने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इस ईमेल संदेश को कभी भी खोलकर एडिट, डिलीट किसी ईमेल एड्रेस को सेंड किया जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, तो पुशनेट एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से आप संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है जहां उसे कोई भी देख सकता है। इस सुविधा है तो इंटरनेट का होना आवश्यक नहीं होता है। पुशनेट में हम इंटरनेट का यूज नहीं भी कर रहे तो भी चल जाता है। यूजनेट एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विचार विमर्श आदि कर सकते हैं। जहाँ ईमेल की सुविधाएं केवल एक से एक तक ही सीमित होती है, यूजनेट की सुविधा एक से अधिक में बांटी जा सकती है। देखो यूजनेट एक ऐसी सुविधा है
जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान और विचार विमर्श आदि कर सकते हैं। वेब ब्राउजर तो सभी को पता है, ये तो हम कब से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट पर www का प्रयोग इसके माध्यम से किया जाता है। यह HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजों को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। यह www डॉट पर सॉरी स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर HTTP पर कार्य करता है। ब्राउज़र में स्थित नेविगेशन टूल का उपयोग करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं। पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था, बाद में जिसे नेक्सस नाम दिया गया था। इसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा विकसित किया गया था। इसे टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1990 में नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए बनाया था। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। मोज़ेक 1993 में विकसित किया गया नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया गया। यह दुनिया का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। एपिक जो है 2010 में विकसित हुआ, भारत का पहला वेब ब्राउज़र था। इसे हिडन रिफ्लेक्स नाम के भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया था। जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का URL वेब ब्राउज़र पर टाइप करते हैं तो वेब ब्राउज़र उस URL को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से IP एड्रेस में बदल देता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए इस वेबसाइट से हम जोड़ देता है। प्रमुख वेब ब्राउज़र मैक्सथन, टोर, ब्रेव, मोज़ेक, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, विवाल्डी, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी आदि होते हैं। प्रमुख वेब ब्राउज़र मोज़ेक 1993 में पहला वेब जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। देखो, इस टॉपिक से प्रश्न आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वेब ब्राउज़र सारे पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। आगे शायद सर्च इंजन वाला टॉपिक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं दे रखा है। तो कब ये आया, देखो ये वाला सर्च इंजन, तो यहाँ से ना यहीं से प्रश्न बनते जाते हैं, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो 1994 में नेटस्केप नेविगेशन द्वारा निर्मित, 2008 में सेवाएं बंद कर दी गई। ओपेरा 1995 में जॉन स्टीफसन वॉन ट्रेड जनरल व ग्रेटर इवारसोफ द्वारा निर्मित था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थॉमस रिडन की टीम द्वारा निर्मित था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल था ये। मोजिला फायरफॉक्स जो है मोजिला फाउंडेशन द्वारा निर्मित स्वतंत्र ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। इसे डेव हाइड और ब्लैक रोज ने डेवलप किया। आरंभ में इसका नाम फोनिक्स, बाद में फायरबर्ड और अंत में फायरफॉक्स कर दिया गया। यूसी ब्राउज़र जो है अलीबाबा की यूसी कंपनी द्वारा विकसित 2004 में निर्मित थी। ये मोबाइल वेब ब्राउज़र है। अब देखो, आप लोग जब वीडियो देखते होंगे ना और ऐसी चीज़ें जैसे मैंने एक साथ पढ़ दी, तो आपको माइंड में वो क्लिक नहीं हुई। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा ना, आपके दिमाग में फिक्स हो चुका। लेकिन मैंने अभी जैसे पढ़ दिया ना, और आपने अगर मान लो पहली बार पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। अब ये कब याद होगी, जब 1 से 2 बार आप इन चीज़ों को देखोगे। तो इन चीज़ों को आपको 2 बार देखना होता है, भले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन चीज़ों का इस टाइम पे। यूसी ब्राउज़र अलीबाबा की यूजी कंपनी द्वारा वर्ष 2004 में निर्मित मोबाइल वेब ब्राउज़र है ये यूजी ब्राउज़र। सफारी एप्पल कंपनी द्वारा 2003-4 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निर्मित था। गूगल क्रोम 2008 की तीसरी तिमाही में गूगल कंपनी द्वारा निर्मित, विश्व में सर्वाधिक उपयोग इसका होता था। एपिक ब्राउज़र भारत का पहला स्वदेशी ब्राउज़र। हिडन रिफ्लेक्स कंपनी आलोक भारद्वाज द्वारा स्थापित ने 2010 में इसको बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को संशोधित कर बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडो 10 और एक्सबॉक्स वन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो याहू नहीं है। सीधा संबंध इसका किसका इंटरनेट से नहीं है, तो वेब वर्ड प्रोसेसर का। HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है वेब ब्राउज़र। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो मोज़ाइक था, ठीक है। चलो, बुकमार्क यह एक ऐसी सुविधा है जो वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध होती है, जिससे आप अपने पसंदीदा वेब पेजों को सहेज सकते हैं और उन्हें आसानी से फिर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समय बचाने के लिए और पसंदीदा वेबसाइट को सहेजने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बार-बार अमेज़न पे जाना है, या बार-बार आपको कोई ऐसी चीज़, जैसे पर्स आपको पसंद है तो पर्स आपको बुकमार्क कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है इसमें। वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका बुकमार्क है। वेब पेज सबको पता है, वह पेज जो वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है या HTML में लिखा जाता है। वेब पेज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक वेब और डायनेमिक वेव, ठीक है। स्टैटिक देखो, एक ऐसी वेव जिसमें सामग्री कंटेंट स्थायी होती है, जिसे बदलने के लिए सीधे HTML फाइल को एडिट करना पड़ता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लेना, उदाहरण जैसे कंपनी का हमारे बारे में पेज, स्कूल की वेबसाइट का परिचय पेज, ये सारी चीजें, ठीक है।
गतिशील ऐसा भाव पे जैसे कंटेंट उपयोगकर्ता की मान्य डाटा के अनुसार रियल टाइम में बदलता रहता है। ठीक है, उदाहरण फेसबुक, न्यूज फीड, ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजोन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज और सर्वर साइड डायनेमिक डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, चलिए। स्टोर जो डाटा होता है वो तीन भागों में विभाजित होता है। एक होता है सरफेस वेव, दूसरा होता है डीप वेव और थर्ड होता है डार्क वेव। नाम से हमको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई जो सरफेस यानी इस वेव में सर्च एक्सेस करने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो डाटा हमेशा गूगल या याहू पर सर्च करने पर मिल जाता है। इसके अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, गूगल, याहू, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट आदि आते हैं। मतलब देखो, आपके पास अगर बैलेंस है, आपने आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू से अपने पास इंटरनेट की सेवा ले रखी है, तो आप गूगल पर जाओगे या आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां पर जो भी चीज सर्च करोगे आपको वो नेचुरली मिल जाएगी। वहां पर कोई भी आपको पासवर्ड वगैरह चीजें नहीं लगेगी। लेकिन डीप डीप वेव की बात करें तो ऐसा डाटा जिसे बिना अनुमति के एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कंपनी का अपना पर्सनल डेटा होता है जो क्लाउड पर स्टोर रहता है। इसे एक्सेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। मतलब आपको इसके लिए आवश्यकता महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आपने फिजिक्स वाला या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का, आपकी किसी भी कोचिंग का एक आपने अनअकैडमी हो गया, तो उसका अगर आपने वो लिया है, कोर्स परचेज किया है, तो फिर आपको क्या होगा, वो आपको वहां पर आपकी वो लगेगी कि भैया ओटीपी लगेगी। तो ये आता है डीप वेब में। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, जैसे विक्टोरियस इंस्टीट्यूट जो अभी है वो अभी पूरी तरीके से फ्री माध्यम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये अभी जो है हमारा सरफेस वेव है। फिजिक्स वाला अनअकैडमी डीप वेव है। लेकिन डार्क वेव जो होता है, डार्क वेव सबसे खतरनाक होता है, जिसका प्रयोग आमतौर पर यूज होने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे इसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउजर टू द ओनियन राउटर की आवश्यकता हमको महसूस होती है। ठीक है, इसमें सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है। डार्क वेब की साइट्स को टोर इंक्रिप्शन टूल के प्रयोग से छिपा जिन्हें हाइड कर दिया जाता है। इस ब्राउजर के अंत में ओनियन डॉट ओनियन प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें सबसे उदाहरण यही देखने को हमको मिलेगा। सारी किताबों में जितनी भी आप एमपीपीएससी की किताब देखोगे यूनिट 9 के लिए, उसमें यही मिलेगा कि द ओनियन राउटर इसका एग्जांपल रहेगा। टोर एन्क्रिप्शन टूल के प्रयोग से हाइड छिपा कर दिया जाता है इसको। इस ब्राउजर के अंत में आपको डॉट ओनियन देखने को मिलेगा। यूजर का आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता लगाकर बदलता रहता है, जिससे इसे खोज पाना लगभग नामुमकिन होता है। डार्क वेब का प्रयोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी आदि में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइव मर्डर कर रहे हैं। आप सोचो, लोग पैसे देके ये देखते हैं कि भाई किसी को मारा कैसे जा रहा है। कोई जानवर है, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो उनको अलग अलग तरीके से काटा जा रहा है और उसकी वीडियो लाइव चल रही है, लोग देख रहे हैं उसको। आप ये सोचिए कितना घिनौना काम है ये, जिसको लोगों को देखना पसंद होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही है, छुप कर देखते रहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज की डिमांड है वहीं पर तो सप्लाई है। हम सभी ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो बेटियां हैं, घर की बहुएं हैं, हमारे घर की महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं हो। लेकिन वहीं किसी के साथ गलत होकर ये सब चीजें हो रही है तो लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये द ओनियन राउटर या फिर जो ऐसे जो हमारे डार्क वेव होते हैं उस पर चीजें चलती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की अगर मैं बात करूं, तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है, जिसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया। तथा इसे इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जनक माना जाता है। तो ये प्रश्न इतनी बार और इतनी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे यहीं पर। ठीक है, यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर ब्रेव ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपन ऊपर पढ़ के आए थे, पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। इसने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का पहला प्रयोग जो है 6 अगस्त 1991 को किया गया था। तो ये वाली डेट भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। मैं रेड पेन से इसको कर देती हूँ, इस डेट को लिख लेना। ठीक है, कि 1991 में हम लोगों ने 6 अगस्त को क्या किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का प्रयोग किया था। 1993 में सर्न ने डब्ल्यूडब्ल्यू को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया। 1994 में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। तो ये सारे फैक्टर हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों से बोल दूं कि भाई मैं जिस दिन मैंने फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया था उसके ठीक बाद मेरी इच्छा थी कि मैं इंटरनेट का वीडियो अपलोड कर दूं। तो मेरा है ना 20 मिनट का वीडियो पहले
मैंने बना लिया था। पहले जो वीडियो, ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसके पहले 20 मिनट मेरे पास बने हुए थे। लेकिन हुआ है फिर टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, वो बोलते हैं ना, रहा काम राजा से भी नहीं रहता। तो आज मैं बैठी हूँ कि नहीं, मुझे आज इसको कंप्लीट करवाना है। तो आज इंटरनेट कंप्लीट होने के बाद हमारी यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, एमपीपीएससी जो कर रहा है बच्चा, उसको मैं क्लियर कर दूं कि भाई हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, मॉडर्न इंडिया हमारा चल रहा है, और जो नए टॉपिक रहेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। यूनिट 2, हमको जो एमपी हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो संस्कृति वाला टॉपिक है वो बहुत जल्दी, 1 या 2 या 3 दिन भी मोस्ट अगर लग जाए तो ही बड़ी बात है, तो वो हो जाएगा आपका। तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट है, 5वीं यूनिट आपकी कंप्लीट करवा दी गई है। छठी यूनिट में एमपी वाला पोर्शन हो चुका है। छठी यूनिट में जो आपके इंडिया वाला पोर्शन है वो 3 दिन उसमें लगेंगे, तो वो आपको करवा दिया जाएगा। इसके बाद तो हमारे 3 दिन मिला के 6 दिन हमारे लगेंगे 2 यूनिट में, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एमपी वाला करेंट वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमी जो यूनिट 6 की, तो वो वाला जैसे ही हमारी करंट अफेयर की किताब आती है, मैं स्पेशली तथ्यवान से पढ़ाना प्रेफर करूंगी। तो तथ्यवान जैसे ही आती है, 20 मार्च का कहा गया है, तो हम उससे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। 7 आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। यूनिट 8 चूंकि करंट अफेयर की किताब आएगी, वैसे ही आपको अप्रैल में करवा दिया जाएगा। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 का ये लास्ट वीडियो है, हमारी यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, यूनिट 10 थोड़ी सी बची है हमारी, कुछ जनजातियां बची है, कोल जनजाति तक हो चुका है हमारा, 3-4 जनजातियां बची है, और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो हमारा एक तो करंट अफेयर की किताब बची है हमारी, ठीक है, और करंट अफेयर की किताब में ही एमपी वाला पोर्शन भी जाएगा। तो 3 वीडियो हमारी यूनिट 2 के, 3 वीडियो हमारी यूनिट 6 के बचे हैं, ठीक है। और हमारा बचा है जो यूनिट 10 है वो। तो जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि भाई जो ये मार्च है इसमें जितना हो पाए हम कर लें, क्योंकि अप्रैल से मेरा ये है कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40-50 टॉपिक्स है वो आपको अगर करवा पाऊँ तो वो करवाऊंगी, या तो यूट्यूब पे करा दूंगी, नहीं तो फिर आपको क्या करूंगी मैं, जो हमारी टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको टॉपिक बोलूंगी कि आज आपको इतना पढ़ना, और भाई प्लीज एक्टिव हो जाओ। चीजें यहीं से आती है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी बात मान लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए, हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। चलो, वर्ल्ड वाइड वेव को आविष्कृत किया गया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। डब्ल्यू किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1989 में। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेव है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डब्ल्यू का मूल प्रोटोकॉल है, तो HTTP जो है मूल इसका प्रोटोकॉल हो जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डब्ल्यू पर किसी वेब पेज का विशेषीकृत पता, एड्रेस या लोकेशन उस वेब पेज का URL कहलाता है। तो डब्ल्यू पर अगर हम बात करें तो किसी जो एक वेब पेज है उसका एक पता होता है या उसकी एक लोकेशन होती है, उसको URL कहा जाता है। यह नेटवर्क की एक व्यवस्था है जो ये बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चीज सर्च करनी है तो वो कहाँ पर उपलब्ध मुझे हो जाएगी, तो ये कौन बता रहा है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बता रहा है, ठीक है। कहाँ पर, डब्ल्यू पर किसी वेब पेज का पता जो होता है उसको URL कहा जाता है। सीधी सी बात है कि जब आप जाओगे डब्ल्यू पर, वहां पर आपका कोई एक वेब पेज है, उसका जो लोकेशन है, उसका जो पता है, उसको URL कहा जाता है। यह नेटवर्क की एक व्यवस्था है जो ये बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है। वांछित वेब पेज तक पहुंचने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार पर उसका URL डाला जाता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है। किसी वेबसाइट पर प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग URL होता है जिसे सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो हमको ये वाली लाइन याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद कर लो। देखो दोनों फुल फॉर्म होते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसका होता है, ठीक है। है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो डब्ल्यू जो है हमारा, उस पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी जो लोकेशन है उसको URI कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो है कहा जाता है उसके नाम को और उसकी लोकेशन को, ठीक है। इसमें URL का कुछ या पूरा हिस्सा शामिल होता है। URI में सूचना या फाइल का नाम और स्थिति दोनों होते हैं, जबकि URL सूचना की स्थिति तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग बताता है। देखो सुनो, URI में केवल उसका नाम रहेगा और उसकी स्थिति कहाँ पर है ये रहेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एड्रेस तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कोई से बड़े व्यक्ति का नाम भी मुझे, जैसे गांधी जी, तो गांधी जी का जन्म जो था गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी का नाम बता दिया कि गांधी करके एक फाइल है और उनकी स्थिति गुजरात है, ठीक है। अब इनके तक जाने का जो मार्ग है तो वो कौन बताएगा, URL
हमको सॉरी हाँ यूआरएल बताएगा, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से यूआरएल और यूआरएल का फंक्शन होता है। सर्च इंजन की अगर मैं बात करूँ तो सर्च इंजन एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है जहां आप कुछ भी सर्च करके उसकी वेबसाइट, जानकारी, चित्र, वीडियो आदि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन का नाम आर्ची था, जिसको वर्ष 1919 में लॉन्च किया गया। इस सर्च इंजन की खोज एलन इम्तियाज ने की थी। ये चीज भी जरूरी हो जाती है हमारे लिए। सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये चरण बहुत जरूरी है। देखो एमपीपीएससी ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, कौन सा है। ये क्वेश्चन पे हमारा पूरा इंटरनेट खत्म हो जाता है एमपीपीएससी का, ठीक है। सर्च इंजन मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। क्रोलिंग, सर्च इंजन के बोट्स और स्पाइडर इंटरनेट पर घूम घूम कर नए वेब पेज खोजते हैं, तो क्रोलिंग करते हैं। इंडेक्सिंग, जो पेज मिलते हैं उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी बेस में सेव कर लिया जाता है। रैंकिंग एंड सर्चिंग, खोज एंड रैंकिंग, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन अपनी लाइब्रेरी में सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त परिणाम आपको दिखाता है। हुआ क्या है देखो, सबसे पहले मैंने सर्च किया कि भाई विक्टोरियस मैंने सर्च किया, ठीक है, विक्टोरियस मैंने सर्च किया, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, क्रोलिंग करेगा। बोर्ड्स और स्लाइडर घूम घूम पर नए पेज होता है कि विक्टोरियस नाम से कौन से वेब पेज अवेलेबल है। इंडेक्सिंग की बात करें तो जो पेज मिलते हैं उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी डाटाबेस में सेव कर लेता है, वो उसने सेव कर लिया कि भाई ये पेज मिले विक्टोरियस करके। रैंकिंग एंड सर्चिंग, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन अपनी लाइब्रेरी में सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त परिणाम हमको दिखाता है। जैसे मैंने सर्च किया विक्टोरियस एजुकेशन अकेडमी, तो भैया उसने सबसे ऊपर मेरा नाम, मेरी जो मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज उसने सबसे उपयुक्त यही जाना कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इस नाम से इस चैनल के, तो उसने सबसे ऊपर मुझे बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्च इंजन के। तो एक क्रोलर होता है, एक डायरेक्टरीज होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक मेटा सर्च इंजन होता है, ठीक है। अब इनका अंतर जान लेते हैं हम। क्रोलर नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन को क्रोलर सर्च इंजन कहते हैं। इन्हें वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, जैसे गूगल, बिंग, याहू इसमें आते हैं। डायरेक्टरीज की बात करें तो इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है। इसमें एक छोटा सर्च बॉक्स होता है और क्वेरीज वेबसाइट की लिंक दी जाती है। ब्लॉगराम और 9site इसके उदाहरण हो जाएंगे। मतलब सब चीज अपडेट होना क्रोलर में, डायरेक्टली इसमें सारी चीज जो है कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी ब्लॉगराम, या फिर आप 9 sites पे जाओगे तो। हाइब्रिड में गूगल और राहुल, मतलब आपको क्रोलर और डायरेक्टरी दोनों की चीज मिलेगी। मेटा सर्च इंजन ऐसे सर्च इंजन जो किसी अन्य सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। डॉकपाई, मेटा, क्रोलर, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्च इंजन है नेटस्केप नेविगेटर करके, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर है। सर्च इंजन में कोई सा बता दो यार, याहू, याहू हो गया, ठीक है। तो याहू है, तो याहू से अगर कोई सा सर्च इंजन चीजें लेकर और आपको मतलब प्रोवाइड कर रहा है अपनी चीजें, तो वो क्या कहलाएगा, मेटा सर्च इंजन कहलाएगा। स्पाइडर या वेव क्रॉलर, इसे सर्च इंजन बोट या वेबसाइट स्पाइडर भी कहा जाता है। एक डिजिटल बोट है जो सर्च इंजन के लिए पृष्ठों को खोजने और अनुक्रमित करने के लिए www पर क्रोल करता है। यह क्रोलर आधारित सर्च इंजन है। इसका अधिग्रहण गूगल द्वारा कर लिया गया है। जो स्पाइडर या वेब क्रोलर जो होता है, इसे सर्च इंजन बोट या वेबसाइट स्पाइडर भी कहा जाता है, ठीक है। एक डिजिटल बोट है जो सर्च इंजन के लिए पृष्ठों को खोजने और अनुक्रमित करने के लिए www पर क्रोल करता है। ये क्रोलर आधारित सर्च इंजन है। इसका अधिग्रहण जो है गूगल द्वारा कर लिया गया है, ठीक है। चलो ये चीज भी हमारी हो जाती है। वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वेब स्पाइडर के नाम से इसको जाना जाता है। गूगल की स्थापना कब हुई, तो गूगल 1998 में बना। लेरी पेज, सर्गी ब्रिन ने इसको बनाया, ठीक है। बिंग की बात करें तो स्टीव बाल्मर ने इसको बनाया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया। याहू की बात करें तो 1994 में स्थापित, जेरी यांग, डेविड फिलो ने इसको स्थापित करा। यांडेक्स की बात करें तो 1997 में रूस का प्रसिद्ध सर्च इंजन है, अर्काडी बोरकोवस्की, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं आपको कि रिवीजन कैसे करना है। पहले तो देखो क्या करना है आपको, एक बार आप कोशिश करो कि सारे जो टॉपिक जितने आपने अभी तक पढ़े, अभी क्योंकि मार्च में जो है जितना हो सके उतना पढ़ लो, और शुरुआत के 10 दिन जो है अप्रैल के, उसमें सारी चीजें मतलब आप डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। फिर जो 10 दिन रहेंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, आपने जो सिनोप्सिस बनाए हैं आपको उससे पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको रिलैक्स हो जाना है पूरी तरीके से कि अब बिल्कुल अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। रिलैक्स होके फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, फिर लास्ट में जो ऐसे रहते हैं ना जो आपको याद नहीं रहेंगे, जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे, वो आपको 3-4 दिन पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना।
बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। आर्ची 1990 यूएसए में, AOL.com 1983 2009 अमेरिका में है, याहू 1994 यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब याहू हो गया हमारा, एओल हो गया, याहू हो गया। ये इसके देश के नाम याद मत करो, सिर्फ ये याद कर लो कि ये जो है ये सर्च इंजन होते हैं। नेट स्केप सर्च इंजन, लेकिन नेट स्केप नेविगेटर क्रोम है, मतलब वो सॉरी वो है क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर है। वेवोपीडिया, ask.com, गूगल, येंडेक्स, बाइडू, खोज, गुरुजी, डकडकगो, बिंग, चाचा.com, yippee, ओस्कोबो, गुड गोफर, ओमनिटी हो जाएंगे। अगर हम बात करें अन्य प्रमुख सर्च इंजन की तो खोज.com, क्यूमामू, डॉगपाइल, लाइकोस, मेटाक्रोलर, सियर्स, वॉल्फ्रॉम, अल्फा, क्वांट, मोजिक, वेव, क्रॉलियर, यूडाउ, स्विस्काउ, स्टारपेज, शोशो, इकोसिया, एक्साइड, गीगाब्लास्ट, हॉटबॉट, अल्टा विस्टा, स्पाइडर वेव, ये सारी चीजें हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो माइक्रोसेव एज नहीं हो जाएगा। www पर प्रयुक्त हम भाषाओं की बात कर लेते हैं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1990 में किया। यह www पर वेब पेज व वेब साइट को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है जिसमें हाइपर टेक्स्ट एवं हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। HTML का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने में होता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर में पढ़ा और समझा जा सके। HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपरलिंक के द्वारा आपस में जोड़कर रखा जाता है जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जा सके। वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। यह स्क्रीन पर गहरे नीले रंग में या रेखांकित अंडरलाइन दिखाई देता है। हाइपरटेक्स्ट को माउस या कीबोर्ड द्वारा क्लिक करने पर उससे जुड़ी सूचना तक पहुंचाया जा सकता है। हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट द्वारा किसी अन्य दस्तावेजों का वेब पेज इससे संबंधित सूचना स्थित है को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। हाइपरलिंक द्वारा हम www पर स्थित विभिन्न वेब पेजों को अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS या कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग HTML में लिखे दस्तावेज की प्रस्तुति का डिजाइन करने के लिए किया जाता है। CSS वेब डेवलपर्स को रंग, फॉन्ट, मार्जिन, पैडिंग और स्थिति जैसी शैलियों को निर्दिष्ट करके HTML तत्वों की उपस्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। कास्केडिंग स्टाइल शीटों का HTML के साथ उपयोग क्यों किया जाता है तो वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये www पर वेब पेज तैयार करने के लिए की एक भाषा है। इसमें डाटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने पर ध्यान दिया जाता है। HTML भाषा में जहां वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान होता है वहीं XML भाषा में डाटा स्टोर करने और डाटा स्थानांतरण पर बल दिया जाता है। XML का फुल फॉर्म तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था हर वीडियो में बोलती हूँ कि ICT फॉर MPPSC इज ऑल अबाउट फुल फॉर्म, वहां पर फुल फॉर्म ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में XTML और XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो यह सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित भाषा है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता न्यून होती है। ठीक है, PHP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर भाषा जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। इस भाषा का विकास रेसमस लेटडोर्फ ने 1994 में किया था। प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। फेसबुक तथा याहू की वेबसाइट PHP भाषा में ही तैयार की गई है। कुछ संगठन की बात कर लेते हैं अब हम लोग तो पहला आ जाता है इंटरनेट सोसाइटी 1992 में गठित। यह एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। संगठन इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल तथा नीतियों का विकास करने तथा लोगों को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए किया गया है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। इस संगठन 1992 में हुआ था। यह ISOC का सलाहकारी निकाय है। ठीक है, चलो
ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर 1998 में स्थापित यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उसे उसके मानकों के निर्धारण का जो है कार्य करता है। डोमेन नेम रजिस्टर कुछ गैर संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती है, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार का यह उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष यूनिक डोमेन नेम प्रदान किया जाए। डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन या GTLD जनरल टॉप लेवल डोमेन द्वारा किया जाता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स 1986 में स्थापित गैर लाभकारी संगठन है। यह IAB के निर्देशों से संचालित होता है। वर्ल्ड वाइड वेब कस्टोडियम यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में विकसित की गई थी। गठन 1994 में किया गया। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करती है। यह WWW के बारे में चर्चा के लिए खुले मंच के रूप में कार्य करती है। एनसी की बात करें तो यह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का संक्षिप्त रूप है। यह यूएसए का एक ऐसा संस्थान है जो कंप्यूटर संबंधित वस्तुओं का मानकीकरण करता है। ठीक है। AFPCEET एसोसिएशन ऑफ फ्रांसीसी पोरुल साइबर नेटक्यू इकोनॉमिक ईट टेविनक एक कार्यकारी संस्था है जिसका उद्देश्य सभी फ्रेंच वैज्ञानिक, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्ति, कंप्यूटर तकनीक में रुचि रखने वाले इंजीनियरों को एक साथ लाना हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की बात करें, देखो इतना पढ़ने के बाद भी अभी तक हमारा सिर्फ वर्ल्ड लेवल का हुआ है। अभी हमारे भारत लेवल का पूरा बचा हुआ है भाई, बहुत सारा है अभी तो। ये देखो यहाँ तक तो पढ़ना ही है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो। भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का जो प्रारंभ है VSN यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट के नाम से किया गया था। भारत का पहला इंटरनेट कैफे 1996 में मुंबई में खोला गया था। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी सत्यम इन्फो है जिसने नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम डाटा वन है। नई दिल्ली स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इन इंटरनेट डोमेन है। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता की बात करें तो इंटरनेट सेवा प्रदाता व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यमों का उपयोग करता है। भारत में निम्न इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है जिसमें BSNL, MTNL, सत्यम इन्फो, भारती एयरटेल, जियो फाइबर जैसी चीजें आ जाती हैं। भारत नेट की बात करें तो भारत नेट परियोजना का नाम पहले OFCN था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया, 2015 में इसका नाम चेंज किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तो दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 Mbps तक होगी। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट इंटरनेट शटडाउन का ही विस्तृत रूप है। यह व्यवधान सामान्यतः सरकार, प्रशासन या जो प्राधिकारी वर्ग है द्वारा देश के किसी विशेष क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। परंतु वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन की बढ़ती संख्या मानव जीवन को व्यापक रूप आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के रूप से प्रभावित कर रही है। एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कैलिटन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में कुल 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जो म्यांमार 85 के बाद दूसरे स्थान पर रहा। 2018 के बाद यह पहली बार है जब भारत इस सूची में शीर्ष पर नहीं है। और मोस्टली हमारे क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध चलते रहते हैं और तो वहां पर जो है इंटरनेट शटडाउन करने की ज्यादातर आवश्यकता पड़ती है। जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर, पूरे भारत में इंटरनेट शटडाउन कभी नहीं होता, लेकिन जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर करने की आवश्यकता हो जाती है। IoT की बात करें तो इसका आविष्कार 1999 में हुआ था। इसे सबसे पहले केविन ऑशन
हेस्टन नामक वैज्ञानिक व्यक्ति ने परिभाषित किया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तकनीकी अवधारणा है जिसमें विभिन्न डिवाइस, सेंसर और वस्तुएं इंटरनेट के माध्यम से आपस में वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस किसी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए आपस में बातचीत करते हैं। IoT के जरिए रियल टाइम में डाटा को इकट्ठा किया जा सकता है और उसे प्रोसेस करके स्मार्ट निर्णय लिए जा सकते हैं। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह विषय कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट थर्मोस्टेट, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट कोर्स आदि। उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डाटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग इसका उत्तर हो जाएगा। IoT का आविष्कार आरंभिक अवधारणा है 1980 से 1990 के दशक में। 1980 में कंप्यूटर और नेटवर्किंग तकनीकों के विकास के साथ वैज्ञानिकों ने इस विचार को विकसित करना शुरू किया कि भौतिक वस्तुएं भी एक नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं। इन विचारों को ओबिक्यूटस कंप्यूटिंग और परवेसिव कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 1990 में जॉन रोमकी ने पहली बार एक इंटरनेट से जुड़े टोस्टर का निर्माण किया। इसने यह दिखाया कि उपकरण इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। केविन एस्टन और IoT का नामकरण 1999 में। केविन एस्टन ने इंटरनेट ऑफ द थिंग शब्द का पहला उपयोग किया। वह उस समय प्रोक्टर गैम्बल कंपनी में बात कर रहे थे और उन्होंने RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करते हुए भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 2000 और IoT का विस्तार हुआ। 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में विभिन्न तकनीकी प्रोटोकॉल जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ और जिगबी का विकास हुआ जो उपकरणों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जरूरी थे। इसने IoT को वास्तविकता में लाने के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ। 2003 में इतना याद नहीं करना है हमको, बस हमको ये याद रखना था कि IoT की जो है किस किस वर्ष क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई। बाकी हमको पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी इसमें। 2000 के दशक में शुरुआती ये हो गया था ना। 2003 में ऑटो ID सेंटर MIT द्वारा स्थापित ने RFID और अन्य सेंसर आधारित तकनीकों के इस्तेमाल से वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा के विकास ने IoT को और अधिक सक्षम और शक्तिशाली बनाया क्योंकि बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना संभव हो गया था। 2010 में IoT का विश्व स्तर पर प्रसार। 2010 के दशक में IoT को एक वास्तविक और कामकाजी प्रणाली के रूप में देखा जाने लगा। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट वियरेबल्स और अन्य इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की बाढ़ आ गई। ठीक है, चलो। 2014 में सिस्को और अन्य तकनीकी कंपनियों ने IoT के लिए अपनी रणनीति को परिभाषित किया और यह माना कि IoT भविष्य में सबसे बड़े उद्योगों में से एक बनेगा। सिस्को ने इसे इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के रूप में परिभाषित किया। 2015 तक IoT उपकरणों की संख्या अरबों में पहुंच गई। सैमसंग, गूगल, एप्पल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने IoT समाधानों का विकास किया और स्मार्ट घरों, स्मार्ट शहरों और स्वास्थ्य देखभाल में IoT का प्रयोग बढ़ा दिया। IoT का वर्तमान और भविष्य की बात करें तो स्मार्ट होम डिवाइस जैसे स्मार्ट बल्ब, थर्मोस्टेट, स्मार्ट वियरेबल्स जैसे स्मार्ट कोर्स और अन्य IoT उपकरण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। 5G और AI के आने से IoT और भी तेजी और स्मार्ट हो गया है। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग ने इसे और अधिक सक्षम बनाया है जिससे डेटा प्रोसेसिंग और रियल टाइम निर्णय लेना आसान हो गया है। IoT की घटक एवं विशेषताएं, सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, एक्शन आते हैं इसमें। IoT के लाभ में स्वचालन, डेटा संग्रहण, विश्लेषण, समय और लागत की बचत, बेहतर सुरक्षा। इसके अनुप्रयोग स्मार्ट होम बन गए हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, स्वास्थ्य देखभाल हो रहा है और कृषि भी अच्छे से हो रही है। चुनौतियां, सुरक्षा, हैकिंग का खतरा रहता है, डेटा की गोपनीयता नहीं बन पा रही, स्केलेबिलिटी, बड़े पैमाने पर उपकरणों को मैनेज करना कठिन हो सकता है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी, विभिन्न उपकरणों के बीच सही तरीके से संवाद करना इसमें शामिल हो जाता है। चलो, IoT में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल्स की बात करें तो मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्टेड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिगबी और ब्लूटूथ लो एनर्जी इसमें आता है। IoT के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म थिंग स्पीच, IBM वाटसन IoT, Amazon वेब सर्विसेज में आता है। ठीक है, अब कुछ नीतियां और कुछ तथ्य हैं। भारत ने साल 2014 में अपनी पहली IoT नीति का मसौदा तैयार किया। 2015 में डिजिटल इंडिया
और स्मार्ट सिटी परियोजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को संशोधित कर पुनः जारी किया गया। IoT के जरिए कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन इत्यादि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है। भारत की IoT नीति सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों, नेस्कॉम और अन्य औद्योगिक सहयोगियों के साथ मिलकर इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगी, जिसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम देने का प्रस्ताव है। एक इंटरनेशनल IoT रिसर्च कोलैबोरेशन स्कीम का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत सरकार अन्य देशों के साथ सहयोग और समझौते करेगी, ताकि 50% योगदान के आधार पर IoT में अनुसंधान एवं विकास के लिए संयुक्त परियोजनाएं विकसित की जा सके। 2020 तक आंध्र प्रदेश को मुख्य IT हब में परिवर्तित करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली इंटरनेट ऑफ द थिंग नीति 2016-2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, अब हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग बचा है बड़ा टॉपिक एक बस, और उसके बाद में फिर हमारे ऑब्जेक्टिव बताएं। देखो, चाहूँ तो मैं अभी करा सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर एनर्जी है अभी, सारे ऑब्जेक्टिव अभी हो जाएंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसमें एक वीडियो और आपका बन जाए, छोटा सा बनेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में डाल दूंगी मैं, जैसे ये जो वीडियो डालूंगी ना उसके बाद में, या फिर एक दिन की गैप में डाल दूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए, आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होगी। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम का फियर है, एग्जाम को कैसे, प्रेशर को हैंडल करना है, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।